कहानी शुरू होती है 200 साल पहले, जहाँ सभी लोग एक चर्च में प्रे कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुपचाप एक काले कपड़े में एक आदमी वहाँ आ जाता है। फादर की नजर जैसे ही उस आदमी पर पड़ता है तो अचानक से सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और चर्च के ऊपर अचानक से खून से अपने आप ही कुछ लिख रहा होता है। फिर सबकी नजर उस आदमी पर पड़ता है। सब लोग उसे देखकर डर के भागने लगते हैं और कहते हैं ये तो डेविल है। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है और एक क्रॉस फेंक कर उस आदमी के चेहरे पर मारता है, जिससे उस आदमी का चेहरा थोड़ा सा कट जाता है। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे की तरफ बढ़ता है और उसे कुछ भी नुकसान ना पहुंचाते हुए उसे अपना क्रॉस वापस लौटा देता है। वो वहाँ से अपनी सुपरनैचुरल पावर से भेष बदल के निकल जाता है। बाहर निकल के वो कहता है, बाइबल में इंसानों के लिए 3 तरीके के दुश्मनों से हमेशा चौकन्ना रहने को कहा गया है। एक है उनका खुद का शरीर, दूसरा है वो कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं, और तीसरा और आखिरी इविल स्पिरिट। ये कहते हैं डीमन एक आदमी के पास पहुंचता है जहां वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। डीमन कहता है तुम काफी दिनों से भूखे लग रहे हो। वो आदमी कहता है कि यहाँ सभी का ऐसा ही हाल है। डीमन कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस भूख से मुक्ति दिला सकता हूँ। ये कह के वो चुटकी बजाता है और समुद्र के ऊपर हजारों मछलियाँ आके कूदने लगते हैं। वो आदमी कहता है आखिर तुम कौन हो? डीमन कहता है मैं एक डीमन हूँ अंडरवर्ल्ड से। तभी एक बड़ी सी मछली अचानक से उस आदमी के ऊपर आके गिरता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ही खुश हो जाता है। डीमन कहता है इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है, तो तुम्हें इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिससे तुम 10 सालों तक कभी भी भूखा नहीं रहोगे, लेकिन 10 साल बाद तुम्हें अपनी आत्मा को मुझे सौंपना होगा। वो आदमी कहता है उसके बाद क्या होगा? डीमन कहता है मैं तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ ले जाऊंगा। वो आदमी कहते हैं कहाँ? वो डीमन कहता है नरक में। फिर हमें पता चलता है उस आदमी का नाम पार्क ग्यू है। पार्क ग्यू कहता है कि यह मेरी जिंदगी किसी नरक से कम तो नहीं है, इसलिए वो मान जाता है और डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। फिर उसके पास हम देखते हैं मछलियाँ ही मछलियाँ होती है। फिर सीन चेंज होता है प्रेजेंट में एक इवेंट में, जहाँ कोरिया के वेस्ट सीईओ को अवार्ड दिया जा रहा होता है। फिर स्टेज में दो ही नाम की एक लड़की को बुलाया जाता है। सभी लोग बात करने लगते हैं, अरे ये तो मिराई ग्रुप की प्रिंसेस है ना? हाँ सही कहा तुमने, और मैंने सुना है इस बार मिराई ग्रुप हाईएस्ट रैंकिंग पे है। उसके बाद दो ही को अवार्ड दिया जाता है हाईएस्ट रैंकिंग के लिए और सभी लोग उसे कांग्रेस करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम दो ही को उसके सेक्रेटरी के साथ देखते हैं, जहाँ उसकी सेक्रेटरी कहते हैं कि आपको इस बार ब्लाइंड डेट पे जाना ही होगा, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकती। दो ही कहती है कि ये टाइम मुझे अपने काम पे फोकस करना है, ना कि किसी ब्लाइंड डेट पर। सेक्रेटरी कहती है आप तो चेयरवुमन को जानती ही है, वो मानेंगी नहीं। उसके बाद चेयरवुमन दो ही को कॉल करती है और कहती है कि अगर इस बार तुम नहीं गई ब्लाइंड डेट पे तो मैं भी अपना चेकअप नहीं करवाऊंगी। दो ही कहती सॉरी कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं नहीं जा सकती। चेयरवुमन यानी कि मैडम जू कहती है फिर ठीक है, मैं भी यहाँ से बिना चेकअप किए जा रही हूँ। दो ही कहती है ठीक है आप गुस्सा मत होइए, मैं जा रही हूँ ब्लाइंड डेट पे। फिर सीन चेंज होता है, हम उसी डीमन को प्रेजेंट में भी देखते हैं, जहाँ उसने ढेर सारी क्लॉक्स जमा कर रखी है, मानो जैसे क्लॉक की एक लाइब्रेरी ही बना रखा हो। तभी एक क्लॉक में 12 बजता है और डीमन की नजर उस पर जाती है। फिर सीन चेंज होता है एक बाथ हाउस में, जहाँ एक आदमी स्टीम बाथ ले रहा होता है और बाहर उसने गुंडों की एक फौज बिठा रखी है, मानो जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी वो आदमी एक सैंड क्लॉक निकालता है और देखता है कि ये तो रुक गया है। तभी वहाँ पे वो डीमन आ जाता है और कहता है तुम हमारे डील के बारे में भूले तो नहीं? वो आदमी डीमन को देख के डर के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है। वो आदमी कहता है रुको मुझे मत मारो, क्यों ना हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? डीमन कहता है अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्यों ना तुम बिना किसी परेशानी से अपनी जिंदगी को चुपचाप से गुड बाय कह दो। वो आदमी नहीं मानता और डीमन से लड़ने की नाकाम कोशिश करता है। डीमन कहता है आखिरकार तुम भी सभी इंसानों की तरह मरना नहीं चाहते हो। वो आदमी कहता है आखिरकार तुम्हें पता है कितनी मुसीबतों के बाद मैं इस पोजीशन में आया हूँ? वो डीमन कहता है आखिर मेरी वजह से ही तो तुम यहाँ हो, तुम्हारी ही विश थी, पावर और पैसा जो कि मैंने पूरा किया, और डील के अनुसार अब तुम्हें अपनी आत्मा मुझे सौंपना होगा। रूम के अंदर ये सारी चीजें हो रहा था, जबकि बाहर गुंडों को इस बारे में कोई भनक भी नहीं था। फिर हम देखते हैं वो आदमी अचानक दर्द से जमीन पे गिर पड़ता है। वो आदमी कहता है आखिरकार नर्क कैसा है? डीमन कहता है कि वहाँ की आग इतनी तेज है कि कुछ ही सेकंड में तुम्हारी सारी हड्डियाँ वो गला देती। उसके बाद डीमन उस आदमी का आत्मा लेकर वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद सीन चेंज होता है डीमन की ऑफिस की तरफ, जहां हमें पता चलता है उसका नाम जोंगून है और उस क्लॉक लाइब्रेरी से जिस क्लॉक में 12 बजे थे वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है दोदोही की तरफ, जहां वो एक रेस्टोरेंट में जाती है अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने, जहां वेटर उससे कहता है सॉरी मैम, आज हमारा रेस्टोरेंट पूरा बुक है। दोदोही अपने मन में सोचती है मैडम जू ने क्या उसे आज मेरा बर्थडे है ये भी बता दिया, लेकिन पूरा रेस्टोरेंट बुक करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। दोदोही वेटर से कहती है आपका कस्टमर एक मेल है ना, मैं उसी की गेस्ट हूँ। इसके बाद वेटर उसे जाने देता है। दोदोही जाके उस आदमी के पास बैठ जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो आदमी और को नहीं बल्कि जोंगून है। दोदोही कहती है मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जोंगून कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बिस्तर से ही शादी कर लो, और तुम ऐसे ही अजनबी लोगों से अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हो क्या? अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम अपना बैंक का पासवर्ड मुझे बता दो। दोदोही हंसती है और कहती है क्या हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे? जोंगून कहता है नहीं। दोदोही कहती है तो फिर मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो कि जैसे मैं तुम्हारी एक्स हूँ? तुम्हारे मैनर्स कहाँ है? जोंगून कहता है मेरे लिए इंसानों की फीलिंग्स मायने नहीं रखता। ये सुनकर दोदोही वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी उसे मैडम जू का मैसेज आता है तुम अपना ब्लाइंड डेट छोड़ के मत आना, नहीं तो मैं भी अपना चेकअप छोड़ के चली जाऊंगी। इसलिए दोदोही चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं दोदोही की ब्लाइंड डेट तो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में उसके लिए इंतजार कर रहा होता है। हम यहाँ समझ जाते हैं कि दोदोही गलती से किसी दूसरे रेस्टोरेंट में आ गई है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं जोंगून और दोदोही खाना खा रहे होते हैं और जोंगून कहता है तुम यहाँ खाने के लिए तो नहीं आई हो। दोदोही कहती है सही कहा, लेकिन मुझे यहाँ 30 मिनट तक रहना ही पड़ेगा, इसलिए क्यों ना तुम तक थोड़ा पोलाइटली मुझसे बात करो। जोंगून कहता है पोलाइटली, लेकिन रूडली तो तुम बात कर रही हो। दोदोही कहती है देखो मैं मिरर की तरह हूँ, तुम जैसा बिहेवियर मुझे दोगे मैं तुम्हें वैसा ही लौटा के दूंगी। जोंगून कहता है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दोदोही कहती है कि मैं बस ऊपर से जो ऑर्डर्स मिले हैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। जोंगून कहता है ऊपर से ऑर्डर्स? आखिर तुम कौन हो? उसके बाद दोदोही अपना कार्ड जोंगून को देती है। दोदोही कहती है मैं समझ गई हूँ, तुम्हें भी यहाँ मेरी तरफ फोर्सफुली भेजा गया है ना, सो क्यों ना हम दोनों कोऑपरेट करें, इससे हमारा ये झमेला जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जोंगून दोदोही को अपना कार्ड देता है। जोंगून कहता है कि मेरी कंपनी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है, जैसे कि ट्रेडिशनल सिंगर्स, डांसर्स। दोदोही कहती है मैंने इसके बारे में नहीं सुना। जोंगून कहता है क्या तुम न्यूज नहीं देखती? ये देखो न्यूज़पेपर में भी छपा है इसके बारे में। जोंगून कहता है तो फिर यहाँ आखिर चल क्या रहा? दोदोही कहती है क्या तुम्हें ये भी बताया नहीं गया कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पे भेजा जा रहा है? जोंगून कहता है क्या कहा? ब्लाइंड डेट? तो इसका मतलब क्या हम दोनों को गॉड ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहते थे? दोदोही हंसती है और कहती है तुम भी ना। हाँ मैं उसे ऑलमाइटी बुलाती हूँ मैडम जू को, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीधा गॉड ही बुला दोगे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जोंगून हंसता है और कहता है इससे पहले किसी इंसान ने मुझे इतना नर्वस नहीं किया। दोदोही कहती है चलो अब तो मेरा टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ, बाय। तभी वहाँ पे वो बाथ हाउस वाले गुंडे आ जाते हैं और वेटर को धक्का दे देते हैं, जिसके हाथ में केक होता है। वो केक दोदोही पर गिरने ही वाला होता है कि जोंगून दोदोही और केक दोनों को बचा लेता है और कहता है बाल बाल बचा। दोदोही सोचती है ये कोल्ड है बट काइंड भी है और हैंडसम भी। उसके बाद दोदोही कहती है कि मैं थोड़ा वॉशरूम से आती हूँ। जोंगून केक की तरफ देखता है और कहता है मेरा प्रीशियस केक गिरते गिरते बचा। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है दोदोही की तरफ, जहाँ वो वॉशरूम में होती है। वो सोचती है वो इतना भी बुरा नहीं है। फिर हम देखते हैं जोंगून केक को खाने ही जाता है कि तभी वो गुंडे आके केक को फेंक देता है और पूरा केक बिगाड़ देता है। ये देखकर जोंगून बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो गुंडे कहते हैं आखिर तुमने हमारे बॉस के साथ क्या किया? दूसरी तरफ दोदोही वॉशरूम में उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और ब्लश कर रही होती है। वो सोचती है मेरी चार्म तो हर जगह है, मैं हर जगह शाइन करती हूँ, लेकिन मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ? मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया है। दूसरी तरफ एक गुंडा जैसे ही जोंगून पे हमला करता है, जोंगून उसे न्यूज़पेपर में कैद कर देता है अपनी सुपरनेचुरल पावर से। ये देखकर बाकी गुंडे डर जाते हैं। जोंगून उसी न्यूज़पेपर से एक एक करके सभी गुंडों को पीटता है, उसके बाद उसी न्यूज़पेपर में कैद कर देता है। ये सब हो जाने के बाद दोदोही वहाँ आती है और कहती है ये काफी रूड होगा ना अगर मैं बिना केक खाए यहाँ से चली जाऊँ। जोंगून कहता है कि पार्टी खत्म हो चुका है। दोदोही कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बर्थडे केक तो मेरा था ना। जोंगून कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि वो केक तुम्हारे लिए था? मैं कबाड़ा इंसानों के साथ डील करते करते थक गया हूँ, क्यों ना तुम यहाँ से दफा हो जाओ। दोदोही ये सुनकर कहती है मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारा पूरा दिन बेकार जाए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद जोंगुन सभी गुंडों को न्यूज़पेपर से आजाद कर देता है। दूसरी तरफ दोदो ही घर लौटते वक्त सोचती है कि आखिरकार मैडम जू ऐसे घटिया इंसान के साथ मेरा डेट कैसे फिक्स कर सकती है। और पार्ट 1 की कहानी यही खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 2 भी इसी तरह पूरी कहानी में सुनाऊं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको गू वॉन और डू डू ही की जोड़ी कैसी लगी और अगला एपिसोड किसे जल्दी चाहिए।